हमारे फ्लोरेंस वाले गेस्ट हाउस को एक प्यारा सा गुड बाय दिया। दरवाज़ा खुला और मन तो नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से निकलें, और निकल पड़े स्टेशन की तरफ, हाथों में बैग्स और दिल में यादें। एक शहर खत्म और नई कहानी शुरू। आपने देखा ट्रेन का सफ़र हमारे लिए अभी काफ़ी इजी हो गया है। हालांकि हमारे देश में उतना मज़ा नहीं आता हमें ट्रेन में ट्रैवल करने में, लेकिन यहाँ पे अच्छा लगता है। और यहाँ से ट्रेन पकड़ के हम सीधा जाएंगे रोम, और करीबन 3 घंटे के आसपास लगेगा। जर्नी तो अच्छी रहती ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम जितने टायर्ड हैं अभी कुछ दिनों के ट्रिप के बाद, तो हम सोने ही वाले हैं। तो चलिए एंजॉय करेंगे और सीधा हम लोग रोम में मिलेंगे। फ्लोरेंस स्टेशन पर भीड़ थी और हर तरफ घूमते लोग और अनाउंसमेंट्स का शोर। हमारी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आई और कुछ ही देर में हम ऑनबोर्ड थे। खिड़की के बाहर खेतों का सुकून था, एक शहर पीछे छूटा, दूसरा बुला रहा था। रोम स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही हल्का सा बारिश का एहसास मिला और भूख भी काफी लगी थी। स्टेशन के बाहर एक मैकडॉनल्ड्स मिला, जहां से जल्दी से कुछ ब्रेकफास्ट लिया। उसके बाद गेस्ट हाउस जाके बैग्स रखे और निकल पड़े रोम की हिस्टोरिकल गलियों को एक्सप्लोर करने। अभी जिस जगह पे खड़े हैं, स्टेशन से हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे थे, लेकिन अभी जिस जगह पे खड़े हैं, हाल ही में कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा होगा कि पोप फ्रांसिस की मृत्यु हुई है। और उन्होंने अपने मृत्यु से पहले ही चुन लिया था कि मुझे कहाँ पे दफनाया जाए, और ये वो जगह है सेंट मैरी मेजर। यहाँ पे ये जगह है जहाँ पे उनको दफनाया गया है, और बहुत भीड़ भी है यहाँ पे। वैसे मोनूमेंट बहुत आकर्षित तो है ही, लेकिन यहाँ पे ये घटना घटने के बाद यहाँ की भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई है। टर्मिनी से मेट्रो ली और जैसे ही कोलोजियम स्टेशन से बाहर निकले, दिल एकदम थमसा गया। सामने था वो शानदार कोलोजियम, इतना ह्यूज, इतना पावरफुल, लग रहा था जैसे किसी और दुनिया में ही आ गए हों। रोम का दिल, कोलोजियम। 2000 साल पुराना ये एम्फीथिएटर दुनिया का सबसे आइकनिक वंडर्स में गिना जाता है। कहानियों से भरा हुआ और हर नजर में एक गूज़बम्प। तो अभी हम लोग कोलोजियम के सामने हैं, जो कि बहुत फेमस है रोम में ही नहीं, पूरे विश्व में। क्यों फेमस है? क्योंकि ये बहुत बड़ा थिएटर है। आज के डेट में हम लोग एम्फी थिएटर देखते हैं, इतने दशक पहले का ये थिएटर है जहाँ पे बहुत सारे रिक्रिएशन वाले चीज़ें होती थी। रोमन्स की ग्लैडिएटर्स यहाँ पे परफॉर्म करते थे। और आप जो अगर देख पा रहे हैं पीछे ये स्ट्रक्चर है, पहले तो पूरा रहता था, लाख लाख लोग इसके अंदर देखते थे, दर्शक होते थे। लेकिन ये किसी साल पहले या बहुत साल पहले यहाँ पे अर्थक्वेक के वजह से टूट गया। लेकिन इसका आकर्षण जो है ये अभी भी वैसा ही है और ये ख़त्म नहीं हुआ। दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए, और ये इमारत अपने आप में इतनी सुंदर है कि इसके बारे में आप जितना जाने उतना अच्छा है। कोलोजियम के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। पुराने पत्थर, आर्चवेज और वो सीटिंग जहां कभी हजारों लोग चीयर करते थे, सब कुछ अब भी वहीं का वहीं है, बस वक्त की निशान छोड़ चुका है। हर फ्लोर, हर हॉलवे एक कहानी सुनाता है। म्यूजियम में रखे टुकड़े और एम्फी थिएटर का वो ओपन व्यू, सब कुछ एक टाइमलेस साइलेंस में बंद है। और पीछे से नजर आती है पैलेंटाइन हिल और वो शानदार आर्च, जहां पूरा इतिहास हमसे बातें कर रहा हो। बहुत बड़ी जगह है। टिकट हमने ले लिया था, वैसे तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन हमने वापस से हेड आउट बोल के एक ऐप है, वहाँ से हमने स्किप द लाइन टिकट ले लिया था। फ़िलहाल हम लोगों ने कोलोजियम, जो एम्फी थिएटर है या थिएटर है या स्टेडियम है, जिस भी रूप में आप देखना चाहें, वो हमने विजिट कर लिया है। उसी के साथ पैलेंटाइन हिल है, तो वापस से हम लोग अभी उसी के सामने है पैलेंटाइन हिल, उस हिल को एक्सप्लोर करेंगे। अभी रूइंस हैं पड़े हुए। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे, हाल ही में मैं देख रहा था काफ़ी ज़्यादा 3D या AI के माध्यम से दिखाया गया है कि अगर अर्थक्वेक नहीं होता तो बिल्डिंग कैसा दिखता। तो फिलहाल हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा मैं पोज दे के खड़ा हूँ। जी नहीं, मैं पोज दे के नहीं खड़ा, मैं थक गया हूँ। बहुत बड़ी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में रोम तो बना नहीं था। हम लोग ने स्टार्ट किया एक इमारत देखते हुए, और इमारतों का लिस्ट ख़त्म नहीं हो रहा है।
वैसे मुझे तो नहीं लगता है कि एक दिन में हम ये पूरा घूम सकते हैं, काफ़ी टाइम लगेगा इसको, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं इसको घूमने में। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप जब भी यहाँ पे आए थोड़ा स्टडी करके आएँ। हमारे पास तो ई बुक है, हम वो देख देख के थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल थक गए हैं क्योंकि इतना बड़ा एरिया है। जब भी आए कम से कम सिर्फ रोम घूमने के लिए 2 से 3 दिन हाथ में निकाल के ज़रूर लाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में काफ़ी बार हम लोग हड़प्पा कल्चर की बात करते हैं, पुराने बिल्डिंग्स की बात करते हैं और हम उसमें अंदर घुस जाते हैं कि इतना अच्छा है तो उस दशक में बना है, कितना लोगों ने मेहनत किया होगा, कितनी सुंदरता होगी। वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत 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 साल पहले यहाँ पे ऐसे तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था जिससे ये बिल्डिंग्स बने थे। तो ये देखने लायक है। अब हम बढ़ रहे थे रोम के सबसे आइकॉनिक स्पॉट की तरफ, ट्रेवी फाउंटेन। कहते हैं यहाँ कॉइन डालकर विश करो तो रोम दोबारा बुलाता है। ऊपर से देखो तो ये फाउंटेन किसी मार्बल के 8 पीस से कम नहीं लगता। बीच शहर में एक पोएटिक सरप्राइज। उसके बाद हम चले रोम की पुरानी गलियों में, जहाँ हर मोड़ पर भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में भी एक अलग सी रौनक थी। जैसे ही चर्च ऑफ सेंट इग्नेजियो के अंदर गए, एकदम से सब कुछ स्पेलबाउंड लगने लगा। सामने था एक मिरर, जिसमें देखने पर ऊपर का सीलिंग एक इल्यूजन बन जाता है। वो पेंटिंग, वो डेप्थ, एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि असली क्या है। चर्च के अंदर का हर कोना शुद्ध आर्ट, डिवाइन साइलेंस और एक ओवरवेलमिंग ब्यूटी का संगम था। अब हम खड़े थे रोम के एक और टाइमलेस जेम के सामने, द पैंथियन। 2000 साल से भी ज्यादा पुराना ये टेम्पल एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, जिसका डोम आज भी दुनिया के लिए एक वंडर है। बाहर से जितना मैजेस्टिक, अंदर से उतना ही स्पिरिचुअल। यहाँ की भीड़ में भी एक शांति थी, जैसे हर कोई इस जगह से कुछ महसूस कर रहा हो। और फिर कुछ यादों के साथ हम वापस चढ़ गए मेट्रो में गेस्ट हाउस की तरफ। बहुत लंबा दिन था आज, बहुत ज़्यादा। रोम में घूमते घूमते बहुत मज़ा तो आया ही। बहुत सारे मोनूमेंट्स हमने देखे, फिर अलग अलग जगह भी गए। लेकिन मज़े की बात ये हुई कि आज हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भरपूर मज़ा लिया। वो इस वजह से हमने मज़ा लिया क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि कौन सा रास्ता कहाँ कनेक्ट होता है। हमने पहले ही एक कार्ड ले लिया था 24 आवर्स का, 7 यूरो का एक कार्ड आता है जो कि मेट्रो और बस दोनों में चलता है। तो हमने किसी रूट में बस लिया, किसी रूट में मेट्रो लिया, थोड़ा बहुत लोगों से पूछा, लेकिन टांगों में दर्द होने के बावजूद भी ये छोटे मोटे इंटरेक्शन करने में हमें बहुत अच्छा लगा। फाइनली हम अपने गेस्ट हाउस के सामने ही हैं, हमारे पीछे गेस्ट हाउस है। और उससे भी मज़े की बात ये है कि गेस्ट हाउस के नीचे ही इंडियन फूड रेस्टोरेंट भी है। तो अभी हम लोग दिन यहीं पे ख़त्म करेंगे, खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। कल फिर नई जगह, नई शुरुआत। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नया दिन वापस से शुरू हो चुका है। मानो ये ट्रिप तो ख़त्म हो ही नहीं रहा, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। हमें भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है हर एक पल एंजॉय करने में। हाल फिलहाल आज के दिन हम लोग जा रहे हैं रोम से साउथ की तरफ, जो है अमल्फी कोस्ट। ये एक बीच है या कोस्ट आप बोल सकते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, पहाड़ के ऊपर है। बहुत ये वायरल भी है हमारे सोशल मीडिया में, क्योंकि काफ़ी सारे पिक्चर्स यहाँ पे लोग खींचते हैं। तो आज वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का मज़ा लेंगे। वहाँ पे फेमस कुछ लेमन्स वगैरह हैं, वो एक्सप्लोर करेंगे। जर्नी काफ़ी लंबी होगी। अभी बजे हैं सुबह के 6:30। हम लोगों ने मेट्रो पकड़ के अपने होटल से यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। पियाज़ा डेल पोपोलो बोल के एक जगह है, ये वही स्क्वायर है। हम वहाँ पहुँच गए और यहाँ से सीधा हम लोग बस पकड़ेंगे। बस पकड़ के हमें करीबन 250 किलोमीटर जाना है। तो आज हमारे ट्रिप में रहेगा पॉसिटानो, अमल्फी कोस्ट। ये दोनों करके रात के 11:30 बजे तक हम लोग वापस आएंगे। लंबा दिन रहेगा, तो पूरे दिन के बीच बीच में हम लोग मिलते रहेंगे और आप लोग नज़ारे का मज़ा लीजिए। करीबन 1.5 घंटे हो गए हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और अभी एक ब्रेक हमने लिया है। यहाँ सुबह जहाँ से हम लोग निकले अमल्फी कोस्ट के लिए, तो आई थिंक सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं? सलेर्नो बोट है जहाँ पे हम उतरेंगे। वहाँ से फिर हम फेरी लेंगे। फेरी लेके हम सबसे पहला शहर से जा रहे हैं, या फिर
एक स्मॉल टाउन कह सकते हैं, वो है सोरेंटो, वो है पोसितानो। और फिर उसके बाद वहाँ पे हम थोड़ी देर घूमेंगे। तो पोसितानो बहुत ही ब्यूटीफुल है जो हमारे गाइड ने कहा है। तो वैसे तो अमाल्फी कोस्ट जा रहे हैं, लेकिन उसमें से एक गांव है पोसितानो जो कि मतलब ऐसा बोल रहे हैं वहाँ पे 4000 लोग ही रहते हैं। और अभी आज टूरिस्ट के साथ वहाँ पे 20,000 लोग होने वाले हैं, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। 1-1.5 घंटे का ब्रेक हमने तो ज़रूर लिया है, और 1.5 घंटे के ब्रेक के बाद अभी फिर और 1.5 घंटे का ट्रैवल है। देखते हैं, रास्ते में चलते हैं और रास्ते में नज़ारे का मज़ा लेते हैं। सुबह की ठंडी हवा, समुंदर की खुशबू और सामने था सेलेर्नो। ये छोटा सा कोस्टल टाउन एक नई शुरुआत जैसा लगा, जहाँ हर एक लहर एक कहानी सुना रही थी। हाल फिलहाल हम लोग एक हार्बर में पहुंचे हैं जो है सेलेर्नो, और 3 घंटे के बस के जर्नी के बाद हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट होगा जो कि है पोसितानो एंड अमाल्फी कोस्ट के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि हमने ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के वायरल पेजेस में देखा है। तो आज इसको हम लोग एंजॉय करेंगे। समुंदर आप आसपास देख ही पा रहे हैं। काफ़ी लंबा जर्नी रहेगा, 1 घंटा हम समुंदर में जर्नी करेंगे, तो बहुत ही रोमांचक होने वाला है दिन। व्यूज आप देखते रहेंगे, लेकिन वी आर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। सेलेर्नो पोर्ट से फेरी छूटी और हम निकल पड़े ड्रीमी राइड पर समुंदर के बीचों बीच। कभी पहाड़ों के साए, कभी छोटी छोटी कोस्टल टाउन्स, हर मोड़ पर एक पोस्टकार्ड जैसा नजारा था। रास्ते में आया अमल्फी, सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट, लेकिन यादों में अमर। हर जगह का नाम शायद हमें याद ना हो, पर उन जगहों का फील, उन लहरों की आवाज दिल में हमेशा के लिए रह गया। और फिर जैसे ही फेरी ने टर्न लिया, सामने था पोसितानो, जैसे किसी सपनों का दरवाजा खुल गया हो। और ये था पोसितानो, समुंदर के साथ चिपका हुआ एक रंगीन सपना। टेरेस हाउसेस जैसे पहाड़ों पर बैठी कहानियां हो, नीचे छोटी छोटी यॉट्स, फेरी बोट्स, और ऊपर से पूरा टाउन एक पेंटिंग की तरह। ये सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक महसूस करने वाली दुनिया थी, जहां वक्त भी धीरे धीरे चलने लगी थी। पोसितानो की सीढ़ियां चढ़ते हुए हर मोड़ पर एक नया रंग था। क्यूट कैफेज, फूड स्टॉल्स और धूप से चमकती गलियां। जब ऊपर पहुंचकर पीछे देखा, नीचे समुंदर और सामने पहाड़, दोनों एक ही फ्रेम में मिल रहे थे। एक परफेक्ट पोस्टकार्ड मोमेंट। सुबह सुबह जर्नी स्टार्ट हुई, और जर्नी स्टार्ट हुई अमल्फी कोस्ट के लिए। बहुत बड़ा कोस्ट, और इटली के एकदम सदर्न पार्ट में हमने स्टार्ट किया था नॉर्थ से, जो कि था मिलान, फिर यहाँ एकदम सदर्न पार्ट में। तो पहले तो मैं ये थोड़ा सा बता दूँ, जो मुझे शायद स्टार्टिंग के वीडियो में बताना चाहिए था, कि इटली 20 रीजन में भाग है, मतलब 20 इसमें डिस्ट्रीब्यूट है रीजन्स में, और 20 रीजन्स के अलग अलग भाषाएं भी हैं। बिल्कुल एकदम साउथ का जो रीजन है, यहाँ पे अमल्फी कोस्ट है। और अमल्फी कोस्ट जो है, अमल्फी कोस्ट में बहुत सारे प्लेसेस हैं। उसमें से एक जगह पे हम लोग आए हैं जो है पोसितानो। पोसितानो इज़ वेरी फेमस यहाँ के ब्यूटीफुल लुक्स के वजह से। एकदम समुंदर के ऊपर है, चढ़ाई भी है, और चढ़ाई से हम लोग बीच से सीधे ऊपर आए हैं यहाँ का एक नज़ारा लेने के लिए। लेकिन यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है यहाँ का लेमन। यहाँ का फैशन, मैं तो मतलब एकदम असमंजस में पड़ गया कि इतना सारा फैशन, एकदम अलग अलग स्टाइल, अलग अलग दुकानें, लोगों का पहनावा, पूरे दुनिया भर के लोग यहाँ पे हैं। बहुत हैपनिंग प्लेस है ये, इतना एन्जॉयमेंट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जगह कोई हिस्ट्री में पीछे जाने के लायक वाली जगह नहीं है। यहाँ पे आके सिर्फ आपको फ़न के लिए आना है, थोड़ा एंजॉय करना है, यहाँ का खाना एंजॉय करना है। यहाँ पे पिज़्ज़ा, पास्ता, जो भी है यहाँ पे आपको एंजॉय करना है, व्यू लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, अलग ही फील है। अगर आप अमल्फी आ रहे हैं तो ये आपको ज़रूर ट्राई करना है। अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या है, वेल उसको बोलते हैं लेमन सॉर्बे। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक्चुअल लेमन है जो कि यहाँ पे ग्रो किया जाता है, और उसके अंदर जो है आइसक्रीम है।
बहुत ही अच्छा है खाने में, एकदम फ्रेश। फिर हमने खाया यहाँ का मार्गरीटा। पिज़्ज़ा। क्या एक्सप्रेशन है? बहुत ही लवली दिख रहा है। क्या आपको पता है मार्गरीटा पिज़्ज़ा का नाम कैसा आया? ये यहाँ पे एक क्वीन थी जिनके नाम के लिए या फिर जिनके नाम पे ये पिज़्ज़ा का नाम रखा गया है मार्गरीटा, और उन्होंने ये तब पहली बार खाया था, तो ये उन्हीं के लिए बनाया हुआ स्पेशल पिज़्ज़ा था। चलते चलते पॉसिटैनो की गलियों में कुछ और खो गया। सुंदर ड्रेस शॉप्स, लेमन थीम्ड सोवेनियर्स और वॉल्स पे लगी पेंटिंग्स, हर चीज एक आर्ट पीस लग रही थी। नीचे बीच तक उतरते ही एक नया सुकून मिला और फिर इस खूबसूरत जगह को दिल से अलविदा कह दिया, नए सफर की तरफ बढ़ते हुए। ऊपर से देखा तो अमल्फी एक कहानी जैसा लगा। सफेद मकान, नीला समुंदर और बीच में वो रास्ते, जैसे हर कोना किसी पोस्टकार्ड से निकला हो। फिलहाल वापस से हमने बोट राइड लिया, क्रूज ब्रदर, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये करने के बाद पॉसिटैनो से हम लोग आ गए हैं मेन अमल्फी कोस्ट में, और आज अमल्फी कोस्ट में हमारे लिए क्या रखा है हमें पता नहीं है, लेकिन समुंदर है और सुंदर हवाएं हैं, तो हमें पता नहीं हम क्या करने वाले हैं, लेकिन जो भी होगा आप लोग थोड़ी देर में देख पाएंगे। अमल्फी की गलियों में चल रहे थे, दोनों तरफ लेमन्स की खुशबू थी, रंग था, और फिर सामने आई वो शानदार अमल्फी कैथेड्रल, बिल्कुल रॉयल बैकड्रॉप के जैसे। अमल्फी कोस्ट पॉसिटैनो से थोड़ा अलग है। मैं ऐसा बोलूँगा कि वो थोड़ा सा मैन मेड है और ये नेचुरल है। डिफरेंस ये है कि यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब कुछ है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं एक स्क्वायर पे खड़ा हुआ, पीछे एक चर्च भी है। हलचल यहाँ बहुत ज़्यादा है। पॉसिटैनो में ज़्यादा हलचल नहीं थी, ज़्यादा अपहिल था, नेचर का व्यू और वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे शॉपिंग, घूमना, लेमन चेलो खाना, लेमन चेलो कुछ नया था जो हमने ट्राई किया, और मेरा तो करीबन सिर घूम गया वो खा के। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो, मैंने देखा। अमल्फी की सेंटर स्क्वायर में एक प्यारा सा फाउंटेन मिला और आसपास सब कुछ था लेमन से भरा। लेमन चेलो, सॉर्बे, रंगीन शॉप्स। धीरे धीरे उन गलियों को अलविदा कहकर हम वापस फेरी से सैलर्नो गए और फिर बस पकड़ी रोम के लिए, एक और यादों भरा पल पीछा छोड़कर। रात के 10 बजे हम लोग रोम के स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं। अभी जाके हमारा जर्नी ख़त्म हुआ है। एक्चुअली बस अभी आया है, हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे, मेट्रो पकड़ के अभी आगे की ओर निकलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अभियरू लव्स। आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है, एक नई शुरुआत है, एक नया उड़ान है, और इसी के साथ वेटिकन सिटी आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। वैसे तो ये रोम के अंदर ही है, लेकिन ये एक देश है और यहाँ पे राज करते हैं पोप। जब मैं पोप के बारे में बात कर रहा हूँ तो बहुत ही खुशी के साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि ठीक कुछ घंटे पहले नए पोप इलेक्ट हुए हैं। और वो कैसे पता चलता है? वेटिकन सिटी का जो चिमनी है, उस चिमनी के ऊपर से जब वाइट धुआं निकलता है तब पोप इलेक्ट होते हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं काफ़ी दिन हो चुका है, पोप इलेक्ट हो चुके हैं और उन्होंने काफ़ी सारा काम भी कर लिया होगा। लेकिन आज हम खुशनसीब हैं कि शायद आज कुछ नज़ारा हमें उनका मिल सकता है। और वेटिकन सिटी में आज बहुत भीड़ होने वाली है, क्योंकि कुछ घंटे पहले वो इलेक्ट हुए हैं, एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर हियर टुडे। तो सुबह हमने कैसे शुरुआत की? हम सुबह 6 बजे उठे, तैयार हुए, अपने होटल से हमने मेट्रो पकड़ा, कुछ 5-6 स्टेशन हम आए मेट्रो से, और वॉक करते हुए मेरे पीछे इनसाइड आउट इटली बोल के एक टूर ऑपरेटर है, वहाँ से हमने अपना गाइडेड टूर बुक किया है। गाइडेड टूर मतलब एक गाइड रहेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे अकेले अकेले चलेंगे तो हमें हर मॉन्यूमेंट सिर्फ मॉन्यूमेंट ही दिखेगा, उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहाँ गाइड रहेंगे, गाइड हमें बताएंगे कि मॉन्यूमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और हम एक एक करके उसको कवर करेंगे। हम वेटिकन सिटी पहुंच चुके थे, एक अलग ही देश,
जहाँ हर कदम पर एक डिवाइन एनर्जी महसूस होती है। इमिग्रेशन के बाद जैसे ही अंदर आए, वेटिकन म्यूजियम का सफर शुरू हुआ। सामने था गोल्डन स्फेयर, उसके बाजू में पाइन कोन और उनके बीच एक अजब सा क्वाइट ग्रैंडोर। म्यूजियम के अंदर हर रूम में एक नया सरप्राइज, स्कल्पचर्स, कार्विंग्स और वो टाइमलेस स्टैचूज हर एक टुकड़ा इतिहास का एहसास दिला रहा था। कॉरिडोर से कॉरिडोर तक चलते हुए सीलिंग देखते ही रह गए। कहीं पर जूलियस सीजर की मूर्त तो कहीं पे सेंचुरीज ओल्ड आर्ट, और फिर सामने दिखा सेंट पीटर्स बेसिलिका का एक ब्रेथ टेकिंग ग्लिम्प्स, जैसे सब कुछ एक स्पिरिचुअल फ्रेम में बंद हो गया हो। और तब हम आए उस कॉरिडोर में जिसका सीलिंग दुनिया भर में फेमस है। हर तरफ गोल्ड, ब्लूज और एक डिवाइन आर्टिस्ट्री। पेंटिंग्स इतनी गहरी लग रही थी जैसे वो कैनवस से बाहर निकलकर बातें कर रही हो। और फाइनली वो ग्रैंड स्पाइरल स्टेयरकेस, वेटिकन का लास्ट बट अनफॉरगेटेबल नजारा। उस स्टेयरवे से उतरते हुए एक ही सोच थी, हमने दुनिया का एक सबसे खूबसूरत टुकड़ा देख लिया। अब हम खड़े थे सेंट पीटर्स बेसिलिका के सामने। एक जगह नहीं, एक पूरा अस्तित्व था। होली डोर से अंदर कदम रखते ही सब कुछ रोशन था। गोल्डन इंटीरियर्स, इंट्रिकेट स्कल्पचर्स और मोजाइक का ऐसा काम जिसमें इंसानियत और भक्ति दोनों घूम जाते हैं। सीलिंग इतनी ऊंची, इतनी फाइनली पेंटेड, लगता था जैसे आसमान खुद झुककर देखता हो। हर कोना, हर फ्लोर एक डिवाइन डिजाइन का हिस्सा। यहाँ खड़े रहकर एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। वेटिकन सिटी 44 स्क्वायर यार्ड्स में फैला हुआ है, ऐसा हमने सुना। बहुत छोटा सा है, ऐसा लगा कि एक बार रोम से वेटिकन, वेटिकन से रोम, एक कंट्री से दूसरे कंट्री हम लोग जा रहे हैं। और ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर लिया कि बार बार हम लोग कंट्री कंट्री घूम रहे हैं। एनीवेज, अभी सबसे फेमस स्क्वायर में है, सेंट पीटर्स बेसिलिका स्क्वायर में है। और पीछे आप देख रहे हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च। ये बहुत ही देखने लायक एक जगह है। और आप जैसा देख रहे हैं, कल ही पोप इलेक्ट हुए हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही वीडियो में बताया। और यहाँ पे आप जब आते हैं आपको फील होता है कि हम लोगों ने बहुत बार बहुत सारे चर्च देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चर्च कैसा देखने में होगा वो तो यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। देखने में बहुत सुंदर है। स्क्वायर में लोग बहुत भरे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जुबली ईयर है जो हर 25 साल में आता है। जुबली का मतलब 25 साल। तो हर 25 साल में यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे आके जो श्रद्धालु या पिलग्रिम्स जिसको बोला जाता है, वो लोग यहाँ आते हैं, अपना प्रेयर्स ऑफर करते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो इसलिए ये बहुत फेमस है। और वेटिकन की जान है, पूरे वर्ल्ड की जान है, क्रिश्चियनिटी की जान है ये वेटिकन। हेलो, तो अभी हम सेंट पीटर्स बेसिलिका से बाहर निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसा अभिषेक ने बताया, ये इतना सुंदर चर्च शायद हमने कभी नहीं देखा। और क्योंकि ये सबसे बड़ा चर्च है तो ऑब्वियसली सुंदर तो है ही। इसके अंदर इतनी सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और आई थिंक वो मोज़ाइक का काम है, बिल्कुल, जो कि अगर आप जाएं तो आप दंग रह जाएंगे, देखते ही रहेंगे कि भाई इतने सालों पहले लोगों ने इसको बनाया कैसे, और इसको बनाने में कितना टाइम लगा। आप कहीं रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स में भी जाते हैं, हिंदू टेम्पल्स में जाके देखते हैं कि कितने पुराने पुराने मूर्ति हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ में बहुत ज़रूरी है, जब भी आप ऐसी जगह पे आ रहे हैं थोड़ा सा स्टडी करके या रिसर्च करके ज़रूर आइए, क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने जैसे गाइड की मदद ली, और यहाँ पे गाइड का सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा समझाते भी हैं ये लोग। या फिर आप अगर पढ़ के आएंगे तो बहुत क्विकली आप रिलेट कर पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिर्फ मैं यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आप कहीं पे भी जाइए तो आपको पहला रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेसेस है। नॉर्मली हम लोग कहीं बीचेस वगैरह में जाते हैं तो उसका हिस्ट्री जानना ज़रूरी नहीं है, वहाँ आप भी हिस्ट्री हो सकते हैं लेकिन इन सब चीज़ों का जानकारी लेके आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो है ड्रेसिंग। आपको कपड़े जो है वो घुटनों के नीचे तक ढके होने चाहिए, आपके कंधे जो है वो कवर होने चाहिए। ये यहाँ का रूल है। यहाँ पे कोई भी चर्च में अगर हम जाएँ, यहाँ पे जहाँ जहाँ हम गए हैं तो ये ही यहाँ पे रूल बताया गया है।
तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। हमारी छुट्टियाँ खत्म। छुट्टियाँ तो चलो वापस आ जाएंगी, छुट्टियाँ आती रहेंगी, पैसे कमाते रहेंगे, वापस छुट्टी में आएंगे, लेकिन जो हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन था इटली का, आज कहीं ना कहीं वो टुवर्ड्स एंड आ चुका है। हाल फिलहाल वेटिकन वॉज अवर लास्ट प्लेस, वी थॉरोली इन्जॉयड और बहुत सारी चीज़ें पता चली हमें। ऐसा नहीं है कि जस्ट हम लोग घूम के गए, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली। समहाउ मैं रिलेट कर पाया हूँ कि इंडिया और इटली में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। ऐसे रीजन के बारे में मैंने किसी एक वीडियो में आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पे सब कुछ रीजन है, हाँ, सब कुछ रीजन है। जैसे हमारे इंडिया में मल्टीपल स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अलग अलग भाषाएँ हैं, वहाँ पे अलग अलग कल्चर है, तो यहाँ पे भी वैसे इटली में अलग अलग रीजन्स के अलग अलग भाषाएँ और कल्चर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये देश बहुत पुराना है, ये देश कुछ सालों पहले, मतलब कुछ 100 साल या 150 साल पहले ही बना हुआ है, और अभी भी यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि इंडिया में बहुत सारे भाषाएं हैं, अलग अलग स्टेट हैं, यहाँ वैसे हर रीजन के अलग अलग भाषाएं हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अगर हमारे सारे एपिसोड्स अभी तक देखे हैं तो मैं ऐसा बोलूँगा कि हमने तो बहुत ईजीली ये ट्रैवल कंप्लीट किया। हाल फिलहाल अभी लास्ट फ्लाइट बाकी है, लेकिन हमने अच्छा खासा ट्रैवल किया, खुद प्लान किया, खुद रिसर्च किया। मुझे लगता है 3-4 महीने लग गए हमें ये रिसर्च करने में। तो हमने बहुत रिसर्च किया और खाना पीना हमने एंजॉय किया। ओवरऑल इट वाज अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस। बिल्कुल। और कभी कभी आपको इंडिया में बैठ के जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ओवरवेलमिंग है, बट ऐसा नहीं है। जब आप प्रैक्टिकली यहाँ पे आते हैं तो सारी चीज़ें खुद ब खुद होती रहती हैं, और यहाँ के लोग भी हेल्पफुल हैं। अगर आप पूछे उनसे तो वो आपको बता भी देते हैं कि कहाँ से क्या करना है। जो टिकटिंग सिस्टम्स है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, वो भी काफ़ी बहुत आसान है, बहुत आसान। आपको मतलब किसी से शायद पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। अभी इतना अच्छे से डायरेक्शन और सारी चीज़ें दी हुई कि आपको सभी चीज़ें यूजुअली मतलब ऑन द गो हो ही जाती हैं। हाँ, ऑन द गो हो जाती है। हाल फिलहाल मुझे लगता है हम लोग अपने होटल की तरफ जाएंगे, मेट्रो पकड़ेंगे और फिर हमारी फ़्लाइट है जो कि कल सुबह, लेकिन कल सुबह हम लोग डायरेक्टली आपसे मिलने वाले हैं एयरपोर्ट, रोम एयरपोर्ट में मिलेंगे, और रोम एयरपोर्ट से सीधा हम लोग जाएंगे दोहा, क्योंकि हमारा लेओवर है दोहा में, और दोहा से फिर इंडिया। सो ओवरऑल ये वीडियो हमने इसलिए बनाया था बहुत सालों बाद, क्योंकि हमें अपना एक्सपीरियंस जो है वो कैप्चर करना था, मेमोरी बनाना था, और वापस से ये चैनल रिलॉन्च करना था आप लोगों के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने हमें मोटिवेट किया कि वापस से आप लोग चालू कीजिए, तो हमने ये चालू किया। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों के इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की वजह से हम लोग ये चालू कर पाएँ। थैंक यू गाइस। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे कल सुबह। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अबीरू लव्स। आज हमारा फाइनल डे है इंडिया वापस जाने का। कैसे ये 10 दिन बीत गए हमें भी पता नहीं चला। आज सुबह 3 बजे हम लोग उठे और रेस्ट तो हमने किया, लेकिन फिर भी दिमाग रेस्टलेस है, क्योंकि ये छुट्टी जब हमने स्टार्ट किया था और जब हम वापस जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा छुट्टी था। हमने हर एक मोमेंट को चेरिश किया, हर एक मोमेंट बहुत अच्छा लगा हमें। सुबह आने का अगर मैं इन्फॉर्मेशन दूं तो हमने वॉकिंग डिस्टेंस था रोम स्टेशन, हमने होटल से चेकआउट किया, होटल या होम स्टे, वहाँ से चेकआउट करके हम लोग आ गए रेलवे स्टेशन बाय वॉक। और बहुत एक अच्छी चीज़ है, रेलवे स्टेशन से पर्टिकुलरली रोम एयरपोर्ट के लिए लियोनार्डो एक्सप्रेस निकलती है, जो कि 32 मिनट में आपको पहुँचा देगी रोम एयरपोर्ट। 14 यूरोज़ इसका कॉस्ट है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। आप अंदर बैठ जाइए और रोम एयरपोर्ट सीधा आपके यहाँ पे पहुँचने के बाद सिक्योरिटी चेक इन, इमिग्रेशन, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। मुझे लगता है 5 से 6 मिनट में हमारा चेक इन और सिक्योरिटी चेक सब हो गया, इमिग्रेशन तक हो गया। थोड़ा बहुत शॉपिंग किया हमने ड्यूटी फ्री से,
लेकिन उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे। हमने प्रायोरिटी पास ले लिया था इंडिया से आते वक्त ही, हमारे पास था बैंक का, और प्रायोरिटी पास से एक्सेस किया हमने यहाँ पे जो प्रीमियम प्लाज़ा लाउंज है यहाँ पे। बहुत खास तो मैं बोलूँगा नहीं, इंडिया के लाउंजेस यहाँ से ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ठीक है, चलो सुबह सुबह है, भूख भी लगी है, थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाएगा। और एयरपोर्ट में अगर बोलूँ तो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, छोटा सा एयरपोर्ट है, 2-3 टर्मिनल है, हम T3 में बैठे हुए हैं। फ़्लाइट हमारी यहाँ से भी निकलेगी दोहा, हम लोग कतार एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से दोहा, दोहा से फिर हम लोग मुंबई। तो कुल मिला के मुझे लगता है 12 से 12.5 घंटे की जर्नी है। यहाँ से दोहा लगेगा करीबन 6 घंटा, वहाँ पे कुछ 3 घंटे या 3.5 घंटे का लेओवर है, उसके बाद वापस 3 घंटा में हम लोग मुंबई से फिर वापस कैब लेके हम लोग पहुँचेंगे पुणे अपने घर। तो चलिए, इसी के साथ अभी हम लोग उड़ान भरेंगे थोड़ी देर में, और उसके बाद मिलेंगे दोहा में मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे शॉपिंग का खुजली हो रहा है। हम लोग दोहा में शॉपिंग करेंगे और उसके बाद सीधा मुंबई पहुँचेंगे। फाइनली घर वापसी फ्लाइट में बैठ चुके हैं। आप जैसा देख रहे हैं बोर्डिंग भी हो चुका है। कतार एयरवेज है, एक्सपीरियंस तो आते वक्त भी हमारा बहुत अच्छा ही था और जाते वक्त भी उम्मीद है अच्छा रहेगा। वैसे अंदर बैठने के बाद तो फीलिंग बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि आप टांग फैला के बैठ सकते हैं, कंबल ओढ़ सकते हैं, 6 घंटे का फ्लाइट है, ये सब सुविधाएं रहती ही हैं, तो ये बहुत कॉमन है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये लग रहा है कि इतना दिन अच्छा बिताने के बाद फाइनली हम अपने घर वापस जा रहे हैं, और घर जाने की खुशी से ज़्यादा खुशी किसी और चीज़ की है। मैग्नेट घर पे फ्रिज में लगाने के। फ्रिज की बात जब आई है, मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी है। मैंने घर जाके हमारा यहाँ का लोकल फूड तो बहुत खा लिया, लेकिन घर जाके अपना फूड खाना है। एज ए बंगाली आई वांट माछे झोल भात, ये चाहिए ही चाहिए। हाल फिलहाल 6 घंटे की फ्लाइट है, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे दोहा में फिर लेओवर, और उसके बाद सीधा मुंबई। Latest information from Doha is showing good weather, a bit of wind, clear skies, and the temperature on arrival should be around 38 to 39 degrees Celsius. So during flight, I'll come back to you with some more updated weather information and also the actual arrival time. So far, please make yourself comfortable and enjoy the flight. सफर का आखिरी पड़ाव, प्लेन रनवे पर था, रेडी टू टेक ऑफ, और कुछ ही देर में हम आसमान में थे। नीचे था रोम का कोस्ट और आगे समुद्र में बिखरे हुए छोटे छोटे आइलैंड्स, एक ड्रीमी गुड बाय जैसा। फूड ट्रैक खुली, एक मुस्कान थी और कुछ यादों के साथ हम लैंड हुए दोहा में। दिल भर गया, लेकिन सफर यादगार बन गया। वेलकम बैक गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कतार, और अभी हम हैं फिलहाल दोहा। आई थिंक हमाद एयरपोर्ट है ये। yes. और मेरे पीछे जो आप टेडी बियर देख रहे हैं वो यहाँ का सिंबल है। बहुत बड़ा सा क्यूट सा टेडी बियर है यहाँ पे। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का सेकंड आई थिंक बेस्ट एयरपोर्ट में से एक है। मैं जितना मैंने रिसर्च किया, एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा है। इसके अंदर 2-3 टर्मिनल्स हैं और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए ट्रेन्स चलती हैं, और यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप का थीम का भी कुछ है, एक्सप्लोर करते हैं, एक बार देखते हैं। साथ ही साथ ड्यूटी फ्री भी इसका बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अरुणिमा को अभी बोल रहा था कि ड्यूटी फ्री ठीक है, लेकिन पैसे खर्च करवाने का बहुत अच्छा ज़रिया है। मैं तो अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। हाँ, हमें यहाँ पे ज़्यादा ऑफर्स मतलब ऐसे मिले नहीं, ज़्यादा वेरिएशन प्राइस में यहाँ पे है नहीं। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा नेसेसिटी ना हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब जो रोम से घूम के आ रहा है उसको कहाँ हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अच्छा लगेगा, या फिर इटली ट्रिप के बाद कहाँ आपको दोहा अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह सुंदर है, हर चीज़ अच्छी है। आप अगर शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल है। हाल फिलहाल हम लोग थोड़ा सा यहाँ रेस्ट लेंगे, 3 घंटे का लेओवर है, 7:40 वापस हमारी फ्लाइट मुंबई के लिए। और अभी भी मैं वापस से सेम लाइन बोलूँगा, बहुत भूख लगी है, खाना खाया है लेकिन घर का खाना खाना है। बिल्कुल, चलिए मिलते रहते हैं। तो अभी फाइनली टाइम आ गया है कि हम लोग वापस बोर्ड करने वाले हैं अपना फ्लाइट। काफ़ी देर हम लोगों ने बिताया लाउंज में, आई थिंक 2 घंटे के करीब हमने लाउंज में टाइम बिताया, लेकिन मैं तो बस इतना ही बोलूँगा
लाउंजेस इंडिया में ही अच्छे हैं, ना मुझे रोम में पसंद आया ना दोहा में पसंद आया। मे बी दूसरे लाउंजेस होंगे जो अच्छे हो सकते हैं। जहाँ हम गए थे, जहाँ पे प्रायोरिटी पास का एक्सेस था, वो उतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट पकड़ने के लिए। काफ़ी अच्छा टाइम बीता एयरपोर्ट में भी, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हमने कर ली ड्यूटी फ्री में। 25% ऑफ चल रहा था मैक्सिमम चीज़ों में। और अब सीधा फ़्लाइट पकड़ेंगे और फ्लाइट पकड़ के सीधा मुंबई। फाइनली हम लोग फ्लाइट के अंदर बैठ चुके हैं। अभी सीधा मुंबई मेरे हिसाब से 3 घंटे के करीब लगने वाली है फ़्लाइट, लेकिन अभी रात हो चुकी है और हम लोग सो भी जाएंगे। उतना कुछ फ़्लाइट का मज़ा लेने लायक कुछ है नहीं अभी। थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे जो भी ये लोग देंगे, लेकिन कतार एयरवेज़ का सर्विस इतना अच्छा है तो वो एंजॉय थोड़ा सा करना बनता है। सीधा अभी पहुंचेंगे मुंबई और वहां से अब पुणे कैब कर लेंगे। कैब ऑलरेडी हमने बोला हुआ है तो कैब पकड़ लेंगे और कैब करके हम लोग घर पहुंचेंगे और इस अच्छे ट्रिप को धीरे धीरे अलविदा कहेंगे। हम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। एक खूबसूरत सफर खत्म हो गया था। बैग्स लेकर कैब में बैठे और वापस निकल पड़े उस रफ्तार वाली जिंदगी की तरफ पुणे के लिए। अगर आपने हमारे साथ ये पूरा इटली का सफर एंजॉय किया तो दिल से शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े रहिए और प्यार देते रहिए।